Welcome, dear friends, once again. And today we are going to take important topic, and this is the revision work. So I will just take revision और इसको मैं एक बार रीड आउट करूँगा, बहुत ज़्यादा इस पर एम्फेसिस नहीं करूँगा। तो रूरल डेवलपमेंट क्या इश्यूज हैं इसके सामने रूरल डेवलपमेंट में। तो ग्रामीण विकास जिसको हिंदी में कहते हैं ग्रामीण विकास, ठीक है। डेवलपमेंट में हम बहुत सारे आयामों को शामिल करते हैं और डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। दो टर्म हम प्राय यूज़ करते हैं, एक होता है ग्रोथ और दूसरा होता है डेवलपमेंट। जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ में एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। मसलन हम जीडीपी का जो ग्रोथ है वो हम इकोनॉमिक ग्रोथ में उसमें शामिल करते हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट कहते हैं तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट उसमें आ जाता है। और डेवलपमेंट जब होता है तो वो क्वांटिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, लेकिन ग्रोथ में केवल और केवल क्वांटिटेटिव होता है। तो डेवलपमेंट बिगर टर्म होता है और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जो डेवलपमेंट का वर्ड है वो ज़्यादा मायने रखता है, जबकि डेवलप कंट्रीज़ के लिए डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए ये मैटर नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी दे हैव अचीव द लेवल ऑफ डेवलपमेंट while developing countries are in the process of development। तो दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है। तो खैर हम ज़्यादा एलोबरेट कर दिया मैंने। रूरल डेवलपमेंट मीन्स अ प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। ये प्लान ऑफ एक्शन की बात हो रही है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, जो ग्रामीण क्षेत्र के एरियाज हैं, विच आर लैगिंग बिहाइंड इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो दोनों एस्पेक्ट इसमें आ रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट दोनों है, सोशल और इकोनॉमिकल। तो सोशल जो फोकस करता है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को फोकस करता है, इकोनॉमिक जो है फोकस करता है वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को फोकस करता है। तो डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव की बात हमने की थी, तो ये बात हमको समझ में आ गई। की इशूज और चैलेंजेस फेसिंग रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। क्या की इशूज हैं, क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास। एक दो तीन पॉइंट के अंतर्गत है। फर्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज स्लैश ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ रूरल ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड्स फर्स्ट लिटरेसी, more specifically female literacy, education and skill development, health addressing both sanitation and public health। ये हमारा डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल में इन सब चीज़ों को हम फोकस करते हैं। मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल को जनरेट करने का जो प्रोसेस है वो इसी से संबंधित, लिटरेसी से। मोर सबसे ज़्यादा महिलाओं की लिटरेसी, उनका स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ, मतलब ये सब एस्पेक्ट इसमें आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। तीन एस्पेक्ट इसमें रूरल डेवलपमेंट में तीन एस्पेक्ट्स को शामिल कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑब्लिक ह्यूमन कैपिटल, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और तीसरा है एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, marketing, transport facilities, etc. are the areas which still need attention of the government so as to gain commanding heights। मतलब इसका करने का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब जो गडकरी जी जो काम कर रहे हैं ना, वही सब कामों की चर्चा है, ठीक है। तो गडकरी जी जब गांव में काम करना है तो देखिए, गांव में काम करना है तो गांव में काम करने के से क्या फ़ायदा होगा। बिजनेसमैन तो हमेशा फ़ायदे के लिए काम करता है, तो इसके लिए क्रेडिट की आवश्यकता होगी, तो सरकार ही ज़्यादा करेगी करेगी काम, ठीक है। या तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप अगर की बात सोची भी जाए तो गांव में वो सक्सेसफुल मॉडल नहीं हो सकता, इसलिए कि जो सड़कें शहरी क्षेत्र में होती है, एक्सप्रेस हाईवेज वगैरह जो बन रहे हैं पीपीपी मॉडल पर, तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के मॉडल पर, तो अ, उसमें टूल टैक्स वगैरह के माध्यम से सरकार अपना प्राइवेट सेक्टर जो है अपना पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन गांव में इस स्कोप नहीं। इसलिए क्रेडिट की अवेलेबिलिटी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बन जाता है, जिसको सरकार को ही इसको ध्यान रखना होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मूलतः सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एटसेट्रा आर द एरियाज विच स्टिल नीड अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट सो एज टू गेन कमांडिंग हाइट्स। तीसरा है एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। दिस प्रॉब्लम may be tackled by emphasizing greater access to productive employment opportunity, ठीक है। तो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट इसमें सरकार
अभी जो ट्रेडिशनल लोग से जो रोजगार खोजते हैं, दे आर सर्चिंग फॉर द ट्रेडिशनल वेज कि सरकारी नौकरी मिल रही है। सरकार का अप्रोच ऐसा नहीं है। कोई भी देश डेवलप जो होता है वो स्किल के भरोसे होता है। भारत अगर कभी भी किसी ज़माने में, प्राचीन काल में डेवलप्ड था, अच्छी स्थिति थी भारत की, तो वो कारण क्या था कि भारत स्किल था। हर गांव में आपको, जिसको हम आज जाति व्यवस्था के अंतर्गत शामिल करते हैं, तो उस ऐसी बात नहीं थी पहले। हर गांव में एक लोहार था, बनिया वर्ग, पंडित वर्ग, बढ़ई वर्ग, नाई, ये सब क्या है? ये आर्थिक व्यवस्था, ये रोजगार है। ये रोजगार के बहुत बहुत सारे साधन हैं। और हमको बाल कटाने की जरूरत है तो नाई के पास चले गए, हमको लोहे का सामान है तो लोहार के पास। उसी तरह, तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो पूरी एक आर्थिक बनावट थी भारत की गाँवों की। खैर बहुत ज़्यादा एलोबरेट हो जाएगा। तो एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, दिस प्रॉब्लम मे बी टैकल्ड बाय एम्फसाइजिंग ग्रेटर एक्सेस टू द प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। यहाँ से मैंने उस पॉइंट को उठाया था जो मैं बातें कर रहा था। तो पहला रूरल डेवलपमेंट के की इशूज़ क्या थे? 3 जो इशूज़ हैं। पहला डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन कैपिटल, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और तीसरा एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर, क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। आज सबसे बड़ी समस्या होती है क्रेडिट की समस्या होती है। आज बहुत सारे देश विकास नहीं कर पा रहे हैं इसलिए कि उनके पास पैसे की कमी है। ठीक है, अभी हम देख लें, कुछ जगहों की स्थिति खराब हो जाती है। जैसे पाकिस्तान की स्थिति कितनी खराब हो गई। अभी मालदीव की जो स्थिति है ना, खस्ता हाल है। अभी चाइना से बहुत पैसा ले रहा है, लेकिन ये समझता नहीं है, जिस चाइना से जो पैसा लिया फंसा ही है। वहाँ का लैंड ले लेगा, वो ग्रैब कर लेगा लैंड, जैसे अभी हमन टोटा में हुआ। पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है, केन्या के साथ हो ही रहा है, बहुत सारे कंट्री के साथ ऐसा हो रहा है। क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज, इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू फार्मर्स इन रूरल डेवलपमेंट। पहला, growth of rural economy depends primarily on infusion of capital from time to time to realize higher productivity in agriculture and non-agriculture sectors. Growth of rural economy depends primarily, किस पर डिपेंड करता है? इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल फ्रॉम टाइम टू टाइम टू रियलाइज हायर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। दूसरा क्या है? As the time gestation between crop sowing and realization of income after production is quite long, farmers borrow from various sources to meet their initial investment on seeds, fertilizers, etc. ठीक है, तो ये कारण है कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी फार्मर्स को होनी चाहिए। कैसे हो, इस पर सरकार को विचार करना होगा। क्योंकि अगर वो प्राइवेट जो जो हैं मर्चेंट्स हैं, उनसे अगर वो लेते हैं अपने ज़रूरत के सामानों को, जैसे सीड्स को परचेज करने के लिए या इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए, कुछ भी के लिए भी लेते हैं, तो काफ़ी अनफेवरेबल उनके लिए हो जाता है, उसमें फ्रॉड होने की संभावना होती है। लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा स्रोत है, इजीली अवेलेबल होता है उनको क्रेडिट। तो सरकार ने रीजनल रूरल बैंक्स वगैरह की जो कॉन्सेप्ट जो है, माइक्रो या माइक्रो क्रेडिट की व्यवस्थाएं जो की हैं, तो काफ़ी सलाह है। अभी तो सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है जन धन योजना के माध्यम से जो किया, वो भी काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है। मनरेगा जैसी स्कीम ने काफ़ी कुछ बदला है, उनकी स्थिति में बदलाव लाया है, गरीबी को दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल रहा है। The importance of credit availability to farmers in rural development, growth of rural economy depends primarily on infusion of capital from time to time to realize higher productivity in agriculture and non-agriculture sectors. As a time gestation between crop sowing, फसल को लगाने से पहले जो क्रॉप जो हम सो करते हैं, बीज कह लीजिए या छोटे प्लांटेशन है तो उसमें छोटे प्लांट्स लगाते हैं, और वो जो पकता है फसल जब तैयार होती है, उसके बीच में काफ़ी गैप होता है। फार्मर्स बोरो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, तो उस अपने कमी को पूरा करने, अपने फाइनेंस की नीड्स को पूरा करने के लिए वो बहुत सारे स्रोतों से पैसा लेते हैं, क्योंकि उनका हैवी इन्वेस्टमेंट हो जाता है सीड्स वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह पर। तो ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है क्रेडिट को लेने के लिए। प्रॉब्लम ऑफ इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस क्रेडिट, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन रूरल एरियाज, मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स जनरली एक्सप्लॉइट द लैंडलेस लेबरर्स। ये बात समझ में आ गई, एक्सप्लॉइट करते हैं उनको। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बाई चार्जिंग अ मच हायर इंटरेस्ट, जिसकी भी चर्चा हम कर रहे थे, इंटरेस्ट रेट। मतलब कुल मिला के ये है कि जो मर्चेंट्स, लोकल मर्चेंट्स है, वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिससे किसान जो है गरीब का गरीबी बना रहता है, एक विशेष साइकिल में फंस जाता है। ठीक है, और उसको कर्जे को सही तरीके से वापस भी नहीं कर पाता है, उसकी ज़मीन ग्रैब कर ले जाती है, जो कि हिंदी फिल्मों में आपने देखा होगा।
ठीक है, दे एक्सप्लॉइट देम बाय मैनिपुलेटिंग देयर अकाउंट्स विच पुशेस देम इनटू अ डेब्ट ट्रैप, जिसकी चर्चा कर रहे थे। नाउ सोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन रूरल इंडिया। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड वाज सेटअप इन 1982। ये इंपॉर्टेंट बनता है। 19 नाबार्ड की स्थापना क्या कब हुई थी? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, कभी कभी ऑफ दे देता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी एक कंफ्यूज करने के लिए। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड वाज सेटअप इन 1982 एज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम टू कोऑर्डिनेट। ये एपेक्स है, नाबार्ड क्या एपेक्स है, किस क्षेत्र में? द रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड इन द रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट पॉइंट है द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग टुडे कंसिस्ट ऑफ कमर्शियल बैंक। देखिए अब इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या क्या है, यहाँ से एसर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन बनता है। तो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स क्या है रूरल बैंकिंग में आज के डेट में? तो कमर्शियल बैंक्स हैं, ये भी हिस्सा है रूरल जो है बैंकिंग, जो ये बैंक जो है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है रूरल बैंकिंग के लिए। तो वो कौन कौन है? कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज, कोऑपरेटिव एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। तो ये चारों क्या है? बैंकिंग स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जो रूरल सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, जो संस्थाएं काम कर रही हैं। कमर्शियल बैंक भी है, रीजनल रूरल बैंक्स है, सॉरी cooperatives and land development banks. They are expected to dispense adequate credit at cheaper rates for agricultural purposes to farmers. अब आते हैं रूरल बैंकिंग सिस्टम, अ क्रिटिकल एवोल्यूशन। रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। क्या इसका रोल है? रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन रूरल फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। पहला तो ये बहुत एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, नॉन फार्म आउटपुट बढ़ेगा और फार्म आउटपुट बढ़ेगा। तो रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम क्या है? ये पहला पॉइंट, इंक्रीज इन क्या क्या? रूरल फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट, फार्म आउटपुट एंड नॉन फार्म आउटपुट की में वृद्धि होगी, इनकम बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सेकेंड पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट क्रेडिट फैसिलिटीज टू फार्मर्स। फार्मर्स को जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी आसानी से होगी, जिससे हमने देखा ये देखा ना, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट क्रेडिट फैसिलिटीज टू द फार्मर्स। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ अ वेराइटी ऑफ लोन्स टू द रूरल पॉपुलेशन फॉर देयर प्रोडक्शन नीड्स एट अ चीपर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये सारी चीज़ें उनको मिल जाएगी। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म और ड्रॉबैक्स प्रॉब्लम्स फेस इन द रूरल बैंकिंग सिस्टम। अब इनकी क्या समस्याएं हैं रूरल बैंकिंग सिस्टम की? पहला पॉइंट है एक्सेप्ट कमर्शियल बैंक्स ऑल अदर फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैव फेल्ड टू डेवलप ए कल्चर ऑफ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। मतलब किसान का जो डिपॉजिट हो वो उसको ये मतलब मोबिलाइज करने में, अपने यहाँ डिपॉजिट को बढ़ावा देने में फेल रहे हैं। लेंडिंग टू वर्थ वाइल बोरोवर्स एंड इफेक्टिव लोन रिकवरी, मतलब जो ज़रूरतमंद हैं, जो किसान जिसको कहना बोरोवर, और इफेक्टिव लोन रिकवरी, और उनसे सही समय पर लोन की वापसी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। जो लोन ले लेते हैं सोचते हैं इस उम्मीद में कि सरकारें आएंगी माफ़ कर देंगी, और जो सरकारें होती हैं दूरदर्शी सरकारें नहीं होती हैं, वो हर चीज़ मुफ्त में बांटने का काम करती है। और ये एक प्रकार से समझिए तो फ्री का कल्चर जो है ये देशद्रोह से कम नहीं है। देश को बर्बादी के रास्ते पर फ्री पर क्या मास्टर फ्री को दे सकता है हमारे बच्चों को? तो उस तरह से क्यों देश चलेगा? उसमें हर चीज़ के तो होना चाहिए। हाँ, गरीब को दो तो कोई बात नहीं है, फ्री का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। गरीब को कहो कि हाँ इतनी रोजगार कर लो पैसा कमाओ, ऐसे होना चाहिए, उनको भी फ्री नहीं। लेंडिंग टू वर्थ वैल्यू, ठीक है, एक्सेप्ट बोरोवर्स एंड इफेक्टिव लोन रिकवरी सिंस द डिफॉल्ट रेट्स ऑफ फॉर्म लोन्स आर हाई। ठीक है, डिफॉल्ट रेट बहुत हाई है। द रूरल बैंक्स आर फेसिंग अ लॉट ऑफ कैश क्रंच, इसलिए ग्रामीण जो क्षेत्र के बैंक है उनके पास कैश की बड़ी कमी हो जाती है और बैंक डूब भी जाते हैं। उनके आने से एनपीए बढ़ जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, क्योंकि लोग पैसा लोन लेते हैं वापस नहीं करते हैं, और सरकारें आती एक बार माफ़ कर देंगी। वो तो उनकी आदत बन गई है क्या, हाँ कोई सरकार आएगी उस सरकार को वोट देंगे, उसको जिताएंगे, जो उनको माफ़ी दे, उसको फ्री का कल्चर करे, और बाद में इकोनॉमी डूब जाए, इनके बच्चे लंदन पढ़ेंगे, इंग्लैंड पढ़ेंगे। Since the default rates of farm loans are high, the rural banks are facing a lot of cash crunch.
नेक्स्ट द फॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म हैज़ प्रूवन इनएडिक्वेट। ठीक है, तो फॉर्मल क्रेडिट जो देने का जो मैकेनिज्म है वो इनएडिक्वेट, वो सही साबित नहीं हुआ है। ठीक है मतलब जिसके ब्रांच होने चाहिए, उनके एक्सेस होने चाहिए, जो कस्टमर से डीलिंग होना चाहिए, इस बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एज द रूरल पुअर डोंट हैव सफिशिएंट एसेट्स फॉर कोलेट्रल दे स्टे अवे फ्रॉम द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, एज द रूरल पुअर डोंट हैव द सफिशिएंट एसेट्स फॉर कोलेट्रल, क्योंकि बैंक से आप लोन लेते हैं तो कोलेट्रल की आवश्यकता होती है, और कोलेट्रल किसान के पास नहीं होगा, इसलिए वो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम से दूर रहता है। बहुत सारे किसान, गरीब किसान स्पेशली, और उनको मजबूर में जो लोकल मर्चेंट होते हैं उनके पास जाना होता है, और इसकी वजह से उनका एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लॉयटेशन और एक्सप्लॉयटेशन होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कहाँ है? क्रिटिसिज्म ड्रॉबैक्स प्रॉब्लम फेस इन द रूल, ठीक हो गया। नेक्स्ट जनधन योजना, जिसकी भी हम चर्चा करें, जनधन योजना। ऑल द एडल्ट्स आर एनकरेज्ड टू ओपन बैंक अकाउंट एज अ पार्ट ऑफ दिस स्कीम। देयर इज नो नीड टू कीप मिनिमम बैंक बैलेंस। कोई बिना बैंक बैलेंस का, पहले होता है कि अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम बैंक बैलेंस की आवश्यकता होती है, यहाँ कोई नहीं आवश्यकता, जनधन योजना में ऐसा कुछ नहीं। इट हैज़ प्रॉम्प्टेड अ थ्रिफ्ट हैबिट, सेविंग की आदत डाल दिया गया, इसने डाला है, एंड इफिशियंट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज। बैंक्स also could mobilize funds of more than 1,40,000 crores through these accounts। बहुत बड़ी बात। Okay, now those banks account holders can get 1 to 2 lakhs accidental insurance coverage and overdraft facilities for 10,000 rupees and get their wages if they get any government related jobs or work under मनरेगा। ठीक है, तो ये हमारा बहुत बड़ा इसका फायदा है कि बैंक अकाउंट होल्डर्स को क्या होगा, तो गेट 1 to 2 लाख रुपीज़, पहला तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो जाएगा कवर्ड, एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज कितनी मिलेगी, 10,000 रुपये की, एंड गेट देयर वेजेस, उनका वेज कहाँ आएगा, इसी में आएगा, दे गेट मनरेगा वगैरह जैसी स्कीम्स आती हैं। नेक्स्ट, ओल्ड एज पेंशन एंड अदर सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है, सरकार से पैसा जो चलता है वो सीधे उनके अकाउंट में आता है, पहले की तरह नहीं कि जब ये कहते थे कि सरकार से चलता है 100 रुपया या 1 रुपया और लोगों के पास पहुंचता है 15 पैसा या 15 रुपये। तो ये चीज़। सेल्फ हेल्प ग्रुप माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? एग्जाम्पल ऑफ अ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम हैज़ इमर्ज टू फिल द गैप इन द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम इन द रूरल इंडिया। ठीक है, रूरल इंडिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप कहाँ एक्टिव है? रूरल इंडिया में। दे प्रमोट thrift in a small proportions by a minimum contribution from each members. From the pooled money, credit is given to the needy members to be repayable in small installments at reasonable interest rate। ठीक है तो इनको जो ग्रुप बना के रहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले, उनको एक लोन मिल जाता है, और वो जो पर मंथ जिस हिसाब से भी हो बैंक से, वो अपना पैसा पे करते हैं इंस्टॉलमेंट में। एसएचजी प्रोवाइड फंड्स एट अ कंसेशनल रेट्स टू द रूरल पुअर। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोवाइड क्या करता है? फंड्स एट अ कंसेशनल रेट्स टू द रूरल पुअर। एसएचजी self help groups have also helped with the empowerment of women. By May 2019, nearly 6 crore women in India have become member in 54 lakhs women SHGs। मतलब 54 lakhs women SHG चल रही हैं। About 10,000 to 15,000 per SHG and another 2.5 lakhs per SHG at Community Investment Support Fund CISF are provided as part of renovating fund to take up self-employment for income generation। तो 10,000 से 15,000 पर सेल्फ हेल्प ग्रुप, और अनदर इसके अतिरिक्त 2.5 लाख पर SHG एज ए कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड
Community Investment Support Fund CISF are provided as a part of renovation fund to take up self employment for income generation. Next हमारा agriculture marketing. Agriculture marketing is a process that involves the assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading, and distribution of different agricultural commodities across the country. ठीक है, तो मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में क्या है, ये प्रोसेस है जो कि असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेस, उसकी प्रोसेसिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, पैकेजिंग करना, ग्रेडिंग करना और डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट है एट इंडिपेंडेंस फार्मर्स while selling their produce to traders suffered from faulty weighing and manipulation of access।